हेलो एवरीवन, टीएल कैरियर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, नीट पीवाईक्यू सीरीज में फिजिक्स में आज हमारा चैप्टर रहेगा लॉज ऑफ मोशन, इनफैक्ट न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। इस चैप्टर के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो पिछले 20 से 30 सालों में नीट में पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चंस को हम कवर करने वाले हैं, जिसमें आपको फोर्स से क्वेश्चंस मिलेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ओके, डिफरेंट फोर्सेज इन मैकेनिक्स, फ्रिक्शन, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। देखिए गिवन क्या है, फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ फोर्स इज कॉन्सिक्वेंस ऑफ। हमसे ये पूछा है ऐसा कौन सा लॉ है जिसमें फोर्स का फिजिकल प्रेजेंस की जरूरत नहीं है। तो ऐसी बात केवल फर्स्ट लॉ में कहा गया है कि यदि नेट फोर्स 0 है, ठीक है, तो बॉडी अपने स्टेट को कंटिन्यू करती है। तो यहां पर फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ फोर्स इज कंसिक्वेंस ऑफ ऑप्शन सी, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गिवन क्या है क्वेश्चन में, a ball of mass 0.15 kg is dropped from a height 10 meter, strikes the ground and rebounds to the same height. The magnitude of impulse imparted to the ball is, मतलब क्या बोल रहा है कि एक बॉल है जिसका मास गिवन है और कुछ हाइट से ये ड्रॉप करती है। ठीक, मान लो h हाइट से ड्रॉप करती है, वो हाइट भी हमें गिवन है 10 मीटर। अब ये बोल रहा है कि जब ये बॉल यहां पर ग्राउंड पर स्ट्राइक करती है तो वेलोसिटी ऑफ स्ट्राइकिंग से ये मान लो इंसिडेंट हो रही है यहां पर v स्पीड से, ओके, रिबाउंड करती है टू द सेम हाइट। इसका मतलब है वेलोसिटी चेंज नहीं हुई, सेम वेलोसिटी से ये रिबाउंड कर रही है। इसका मतलब जब ग्राउंड से स्ट्राइक कर रही है तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हुआ, केवल यहाँ पर डायरेक्शन चेंज हुई है। हमसे पूछा है मैग्नीट्यूड ऑफ इंपल्स। इंपल्स क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन लीनियर मोमेंटम, ओके, लीनियर मोमेंट, चेंज इन लीनियर मोमेंटम क्या होता है? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। जब हम इस तरह सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वेक्टर फॉर्म में हम लिखते हैं इसको। तो देखिए I इक्वल टू फाइनल, आप देखेंगे अपवर्ड से अपवर्ड को यदि मैं पॉजिटिव लेता हूं तो मैं लिख सकता हूं mv माइनस इनिशियल किधर है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, उसे मैं नेगेटिव लेता हूं तो यह आ जाएगा माइनस mv, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो इंपल्स का वैल्यू आएगा 2mv। ठीक, अब अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर मास और वेलोसिटी का वैल्यू रख देंगे। I इक्वल्स टू 2 इंटू मास कितना गिवन है? 0.15, एंड वेलोसिटी क्या होगी? वेलोसिटी ऑफ स्ट्राइकिंग होता है √2gh, तो √2gh, तो I यहाँ पे आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 0.30 मल्टीप्लाइड विद 0.30 मल्टीप्लाइड विद √2, gh वैल्यू 10 एंड h 10, तो ये आ जाएगा हमारे पास I इक्वल टू 0.30 इंटू 10 इंटू √2, तो I आ जाएगा यहाँ पर 3 मल्टीप्लाइड विद 1.4, तो ये अपना आंसर आ जाएगा 4.2 kg इंटू मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इंपल्स का एक और यूनिट न्यूटन इंटू सेकेंड भी होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या गिवन है, The force F acting on a particle of mass m is indicated by the force time graph as shown. The change in momentum of the particle over the time interval from 0 to 8 सेकेंड। हमें ग्राफ में फोर्स टाइम गिवन है, फोर्स टाइम ग्राफ गिवन है, और हमसे पूछा है इंपल्स। हमें याद रखना चाहिए फोर्स टाइम ग्राफ का एरिया, फोर्स टाइम ग्राफ के अंडर एरिया इंपल्स को रिप्रेजेंट करता है। तो यदि मुझे इंपल्स निकालना है तो मुझे इस ग्राफ का एरिया यहाँ पर कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर जो भी शेप गिवन है इन शेप का एरिया मैं लिख दूंगा। तो इंपल्स आ जाएगा यहाँ पर, पहला ट्राइंगल है 1/2 बेस 2 और हाइट आ जाएगा 6, एंड अब देखिए जो नेक्स्ट शेप है वो नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे नेगेटिव साइन के साथ, तो 4 - 2 ये हो गया बेस, और इसकी हाइट कितनी है? हाइट है 3, तो 2 - 2 इंटू 3। ओके, फर्दर जो नेक्स्ट जो शेप है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे प्लस, एंड 8 - 4 यानी 4, एंड अपवर्ड डायरेक्शन है 3, तो 4 इंटू 3, तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इंपल्स आएगा 6 - 6 + 12, तो यहाँ से इंपल्स आ जाएगा 12 न्यूटन इंटू सेकेंड। ठीक,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में क्या गिवन है? गिवन है अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट h, इट हिट्स द ग्राउंड विद अ सर्टेन मोमेंटम p. इफ द सेम स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट 100% more than the previous height, the momentum when it hit ground will change by. मतलब हमें क्या गिवन है कि किसी हाइट से एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करा गया है, ठीक है, और फिर 100% इंक्रीज करने का मतलब है कि डबल कर देना, फिर उसके बाद में डबल हाइट से ड्रॉप करा गया है। हमसे पूछा है कि इस पूरे प्रोसेस में जो मोमेंटम चेंज का परसेंटेज है वो कितना होगा। तो हमें पता है कि जब फ्री फॉल हम कराते हैं तो वेलोसिटी ऑफ स्ट्राइकिंग होता है √2gh, और मोमेंटम यदि मुझे चाहिए तो मुझे मास से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इनिशियल मोमेंटम आ जाएगा मास इंटू वेलोसिटी यानी m इंटू √2gh। ओके, तो फाइनली क्या आ जाएगा हमारे पास, क्योंकि हाइट डबल कर दी है, 100% से इंक्रीज कर दी, तो m √2g इंटू 2h। ठीक है, तो हमसे पूछा है कि मोमेंटम कितने परसेंटेज से चेंज हो जाएगा, परसेंटेज चेंज पूछा है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे p2 माइनस p1 डिवाइड बाय p1 इंटू 100। परसेंटेज चेंज इसी तरह से निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100। फाइनल क्या आ गया हमारे पास, √2g इंटू 2h मल्टीप्लाइड विद m माइनस m √2gh डिवाइडेड बाय m √2gh मल्टीप्लाइड विद 100। हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो आप पाएंगे सब चीजें कैंसिल होने के बाद हमारे पास √2 माइनस 1 अपॉन 1 बचेगा, √2 माइनस 1 अपॉन 1 इंटू 100 ये, ठीक है। और √2 का वैल्यू होता है 1.414 एंड माइनस 1 इंटू 100 ये आएगा 100। ओके, तो ये आएगा 41.4%। ठीक, तो यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। ओके, नेक्स्ट देखो गिवन क्या है, गिवन है बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स इक्वल टू दिस acquires an acceleration of 1 meter per second square, mass of this body। हमें फोर्स वेक्टर फॉर्म में गिवन है और एक्सेलरेशन गिवन है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मास पूछा है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, फोर्स का मैग्नीट्यूड हम लिखेंगे और एक्सेलरेशन से डिवाइड करेंगे। आप यहां पर मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, तो यह आ जाएगा √200 यानी कि 10√2 न्यूटन। ये फोर्स है हमारे पास, फोर्स का भी मैग्नीट्यूड, मास यदि पूछा है तो मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर फोर्स 10/√2 है डिवाइड बाय एक्सेलरेशन 1, तो मास आ जाएगा 10√2 किलोग्राम। तो यही करेक्ट आंसर है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या गिवन है, an object of mass 3 kg is at rest, now a force of F equals to 6t square I cap plus 40 j cap is applied on the object, then velocity of object at t equals to 3 second। हमें फोर्स गिवन है, 6t square I cap and plus 40 j cap, और हमसे पूछा है t equals to 3 सेकेंड पर वेलोसिटी क्या होगी। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम किस तरह से डील करेंगे। हमें पता है कि इम्पल्स इज इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन लीनियर मोमेंटम। चेंज इन लीनियर मोमेंटम मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। मैं 1 के मतलब इनिशियल के लिए 1 यूज कर रहा हूं, फाइनल के लिए 2 इज इक्वल्स टू, इम्पल्स को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं इंटीग्रेशन f dt। ठीक है, फ्रॉम t1 टू t2, लोअर लिमिट 0 है और अपर लिमिट यहां पर क्या आ जाएगा 3। बस हमें इसको सॉल्व करना है, रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है तो p1 0 हो जाएगा, तो p2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू 3, f की वैल्यू गिवन है 6t स्क्वायर I कैप एंड प्लस 40 j कैप एंड dt। इंटीग्रेट करेंगे तो यहां पर हमें मिलेगा, देखिए 6t क्यूब अपॉन 3 I कैप प्लस 40 स्क्वायर डिवाइड बाय 2 j कैप। ओके, और लिमिट्स यहां पर आ जाएंगी 0 टू 3, दिस इज p2। चलिए अब यहां पर सॉल्व कर लेते हैं, 2t क्यूब बनेगा और ये 2t स्क्वायर, तो यहां लिमिट्स में रखूंगा तो 2 इंटू 3 क्यूब प्लस I कैप प्लस 2 इंटू 3 स्क्वायर j कैप। ठीक, तो यहां से हम सॉल्व करते हैं तो 27 इंटू 2 54 I कैप प्लस 9 इंटू 2 18 j कैप। ठीक है, दिस इज p2
P2 क्या है, मास इंटू फाइनल वेलोसिटी। मास गिवन है कितना है, 3 kg है, और फाइनल वेलोसिटी हमसे पूछा है 3v इक्वल्स टू 54 i कैप प्लस 54 i कैप प्लस 18 j कैप। ठीक है, तो v आ जाएगा, यहां से 3 से कट करेंगे तो आएगा 18 i कैप प्लस 6 j कैप। ये फाइनल वेलोसिटी हो गई। करेक्ट ऑप्शन बी ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या गिवन है। गिवन है, इफ द फोर्स ऑन रॉकेट मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ दिस एंड फोर्स इज दिस, रेट ऑफ कंबशन ऑफ फ्यूल। तो देखिए हमें पता है थ्रस्ट ऑन रॉकेट F इक्वल्स टू यू dm बाई dt होता है। फोर्स गिवन है 210, वेलोसिटी गिवन है 300, dm बाई dt पूछा है। सॉल्व करेंगे, अपना आंसर आ जाएगा 0.7 kg पर सेकेंड। 0.7 kg पर सेकेंड चेक कर सकते हैं, सी ऑप्शन करेक्ट है, सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो गिवन क्या है, अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा। अ बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम अ गन, द फोर्स ऑन द बुलेट इज गिवन बाय F इक्वल्स टू 600 माइनस 2 इंटू 10 टू द पावर 5 t, where F is in Newton and T is in second. Okay, the force on the bullet becomes 0 as soon as it leaves the barrel. फोर्स 0 हो जाता है, ऐसा बोल रहा है बैरल से निकलते टाइम। व्हाट इज द एवरेज इंपल्स, इंपल्स हमसे पूछा है, इंपल्स हमसे पूछा गया है, फोर्स 0 हो गया तब। तो देखिए हम इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। हमें पता है अपने को कंडीशन गिवन है कि फोर्स 0 है। फोर्स का वैल्यू कितना दे रखा है अपने को, फोर्स का वैल्यू है 600 माइनस 2 इंटू 10 टू द पावर 5 t इज इक्वल्स टू 0। तो यहां से सिंप्लीफाई करेंगे तो टाइम आ जाएगा यहाँ पर 600, उधर 600 इक्वल्स टू 2 इंटू 10 टू द पावर 5 t, तो t इक्वल्स टू आ जाएगा 600 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10 टू द पावर 5। सॉल्व करते हैं तो t की वैल्यू यहां से आपके पास आएगी 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 सेकेंड्स। चल ये फाइनल टाइम आ गया जब वो बैरल से निकलेगा। ठीक है ना, वहां पर फोर्स 0 है उस कंडीशन में। अब हमें क्या करना है, हमसे पूछा है एवरेज इंपल्स। इंपल्स का हमारे पास फॉर्मूला है इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू t एंड f dt। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, I इक्वल टू फोर्स का वैल्यू रखेंगे इक्वेशन के फॉर्म में, 0 टू t की वैल्यू रखेंगे 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, और देखिए f का वैल्यू है 600 माइनस 2 इंटू 10 टू द पावर 5 t। तो इंटीग्रेट करेंगे तो 600 माइनस 2 इंटू 10 टू द पावर 5 t इंटू dt, ये लिखा पहले मैंने। इंटीग्रेट करूंगा तो ये आ जाएगा 600t एंड माइनस 2 इंटू 10 टू द पावर 5 t स्क्वायर बाय 2। लिमिट्स आ जाएंगी 0 टू 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। लिमिट्स पुट करेंगे तो i आएगा यहाँ पर 600 गुणा t का वैल्यू 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 एंड माइनस 2 से 2 कट गया 10 टू द पावर 5, और t स्क्वायर है तो ये बनेगा 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। सॉल्व करेंगे, i आएगा इधर 1.8 माइनस 0.9, सॉल्व करोगे 0.9 न्यूटन इंटू सेकेंड विल बी आंसर। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया। ठीक, नेक्स्ट देखो गिवन क्या है, गिवन है अब 5000 kg रॉकेट इज सेट फॉर वर्टिकल फायरिंग। ठीक है, मास गिवन है, मास कितना गिवन है, 5 kg गिवन, 5000 kg गिवन है, सॉरी। द एग्जॉस्ट स्पीड इज 800 मीटर पर सेकेंड, यू हमें गिवन है 800 मीटर पर सेकेंड। टू गिव एन इनिशियल अपवर्ड एक्सेलरेशन ऑफ ए गिवन है 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। द अमाउंट ऑफ गैस इजेक्टेड पर सेकेंड यानी कि dm बाई dt हमसे पूछा गया है, dm बाई dt पूछा गया है, और g का वैल्यू भी दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमसे पूछा है अमाउंट ऑफ गैस इजेक्टेड पर सेकेंड टू सप्लाई द नीडेड थ्रस्ट। तो देखिए ये मान लो रॉकेट है, ये रॉकेट है, इसका वेट किधर एक्ट करेगा, नीचे की तरफ, थ्रस्ट फोर्स किधर लगेगा, ऊपर की तरफ, और इसके पास एक्सेलरेशन भी किधर है, अपवर्ड डायरेक्शन में है। इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे ma इक्वल्स टू f माइनस mg। तो यहां से f इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ma प्लस mg। ठीक, f क्या है यहाँ पर, थ्रस्ट फोर्स। थ्रस्ट फोर्स का फॉर्मूला होता है u dm बाई dt, u dm बाई dt इक्वल्स टू m कॉमन a प्लस g। ठीक, यहां से dm बाई dt हमसे पूछा गया है, तो dm बाई dt इज इक्वल्स टू m अपॉन u इंटू a प्लस g। देखिए a का वैल्यू कितना लेना है, a का वैल्यू गिवन है, a कितना गिवन है 20 और g कितना 10।
20 प्लस 10, ठीक। तो dm बाई dt इक्वल्स टू m कितना है 5000 डिवाइड बाई u कितना है 800 मल्टीप्लाइड विथ 30, 0 से 0 कट गया, 0 से 1 0 और कट गया। यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो dm बाई dt की वैल्यू आ जाती है आपके पास, ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन, ठीक। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन क्या है, अ सैटेलाइट इन फोर्स फ्री स्पेस स्वीप्स स्टेशनरी इंटरप्लैनेटरी डस्ट एट अ रेट। तो यहाँ पे मास ट्रांसफर का रेट मतलब मास चेंज का रेट गिवन है, dm बाई dt गिवन है, dm बाई dt कितना है यहाँ पर अल्फा v, ठीक। वेयर m इज मास एंड v इज द स्पीड ऑफ सैटेलाइट, अल्फा इज अ कांस्टेंट। एक्सेलरेशन ऑफ सैटेलाइट पूछा है हमारे पास, फॉर्मूला यही यूज कर सकते हैं हम लोग, थ्रस्ट वाला फॉर्मूला, f इज इक्वल्स टू v dm बाई dt, ठीक है। f की जगह हम लिखेंगे मास इंटू एक्सेलरेशन v dm बाई dt, ओके। अब यहां से एक्सेलरेशन पूछा है तो v अपॉन m, और dm बाई dt का वैल्यू क्या दे रखा है अल्फा v, तो यहां से आ जाएगा a इज इक्वल्स टू अल्फा v स्क्वायर अपॉन m, अल्फा v स्क्वायर अपॉन m, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, एक सेकेंड के लिए वेट करना बस, वेट फॉर अ सेकेंड, ओके, ऑल आर गुड, ठीक है। बोल रहा है कि अ रिजिड बॉल ऑफ मास m स्ट्राइक्स टू अ रिजिड वॉल एट 60 डिग्री एंड गेट्स रिफ्लेक्टेड विदाउट लॉस ऑफ स्पीड एज शोन इन द फिगर, द वैल्यू ऑफ इंपल्स इंपार्टेड बाय द वॉल ऑन द बॉल। देखिए यहां पर क्या गिवन है, मैं आपको सिचुएशन समझाने का प्रयास करता हूं, देखना। मैं यहां पर यह बताना चाह रहा हूं क्वेश्चन में कि m मास है जो v वेलोसिटी से इधर की तरफ इंसिडेंट हो रहा है वॉल पर, कितना एंगल बनाकर हॉरिजॉन्टल के साथ 60 डिग्री का एंगल बनाकर ये इंसिडेंट हो रहा है, और सेम स्पीड से, वेलोसिटी चेंज नहीं हुआ, एनर्जी लॉस नहीं हुआ, सेम स्पीड से और 60 डिग्री एंगल बनाकर ही ये बाहर की तरफ जा रहा है। हमसे पूछा है इंपल्स कितना होगा, तो देखिए हमें इसमें क्या करना है, हमें यहाँ पर इंपल्स क्या होता है, चेंज ऑफ मोमेंटम, तो यानी हमें मोमेंटम चेंज निकालना है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि एंगल पर हमें तो x और y दोनों डायरेक्शन में मोमेंटम चेंज निकालना पड़ेगा, तो पहले मैं क्या कर लेता हूँ, कंपोनेंट्स रिजॉल्व कर लेता हूँ। तो देखिए इनकमिंग mv मोमेंटम हो गया, तो यहाँ पर जो y कंपोनेंट है वो क्या बनेगा, y कंपोनेंट बनेगा mv sin 60, ठीक है। और x कंपोनेंट क्या बनेगा, x कंपोनेंट बनेगा mv cos 60, ठीक है। क्योंकि mv इंसिडेंटिंग है तो कंपोनेंट भी इंसिडेंटिंग होंगे। सिमिलरली आप देखेंगे कि जो बाहर जा रहा है, इसका भी जिस वेलोसिटी से मोमेंटम से बाहर जा रहा है, इसका भी हमें कंपोनेंट बनाना पड़ेगा। तो आउटवर्ड कंपोनेंट होंगे, एक होगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में mv cos 60 और वर्टिकल डायरेक्शन में होगा नीचे की तरफ, ठीक है, ये होगा mv sin 60। आप देखेंगे x डायरेक्शन में यदि मोमेंटम चेंज में निकालता हूं तो इंसिडेंटिंग, तो यदि मान लो पॉजिटिव x डायरेक्शन को प्लस और नेगेटिव x डायरेक्शन को माइनस में कंसीडर करता हूं, तो आप देखेंगे इंसिडेंटिंग पॉजिटिव x डायरेक्शन में है, ये इनिशियल हो गया, और जो रिफ्लेक्ट होकर वापस जा रहा है वो फाइनल है, वो नेगेटिव x डायरेक्शन में है। तो मैं लिखूंगा फाइनल माइनस mv cos 60 एंड माइनस इनिशियल, वो पॉजिटिव डायरेक्शन में है इसलिए माइनस ही रहेगा ये वाला, और प्लस के साथ हम लिखेंगे तो mv cos 60। तो यहां पर आ जाएगा डेल्टा px इज इक्वल्स टू माइनस mv cos 60 का वैल्यू 1/2 एंड माइनस mv 1/2। तो यहां से 1/2 1 बन गया, तो यह आ गया mv माइनस mv, ठीक है। डेल्टा px क्या आ गया, माइनस mv का मतलब क्या है, तो डेल्टा px इज इक्वल्स टू m का वैल्यू गिवन है अपने को, चलो m के फॉर्म में ही बताना है, दैट्स इट, m के फॉर्म में ही बताना है, mv के फॉर्म में बताना है, तो ये आ ही गया आंसर। हमें बस y डायरेक्शन में भी चेंज ऑफ मोमेंटम बताना है, तो हम क्या करेंगे, आप देखेंगे कि इनिशियल फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे, तो आप पाएंगे यहाँ पर कि इनिशियल और फाइनल एक ही डायरेक्शन में इक्वल है, सेम डायरेक्शन में है, तो माइनस करेंगे तो y डायरेक्शन में मोमेंटम क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है।
आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी बात। नेक्स्ट देखना, गिवन क्या है, सिमिलर क्वेश्चन है। A 0.5 kg ball moving with a speed of 12 meter per second strikes hard wall at an angle of 30 degree with the wall. It is reflected with the same speed at the same angle. If the ball is in contact with the wall for 0.25 seconds, then the average force acting on the wall is। तो देखिए यहाँ पर सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा चेंज किया है। क्या किया है कि बॉल इंसिडेंट हो रही है, एम मास की बॉल है, मान लो वी वेलोसिटी से इंसिडेंट हो रही है, लेकिन इस बार जो एंगल बनाया गया है वो एंगल किसके साथ है, वॉल के साथ है। और कितना एंगल गिवन है, 30 डिग्री, ठीक है। और सेम स्पीड से बाहर जा रही है, 30 डिग्री एंगल बनाकर ही, ठीक। एम बी मोमेंटम हो गया। अब यहां पर भी कंपोनेंट रिजॉल्व करेंगे। इंसिडेंटिंग देखिए इस बार कोस कंपोनेंट होगा वर्टिकल डायरेक्शन में, एम वी कोस 30, ऐसे ही आउटगोइंग में भी एम वी कोस 30, ये वाला तो कैंसिल ही हो जाएगा। तो यानी वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोमेंटम चेंज नहीं हो रहा, लेकिन एक्स डायरेक्शन में हम देखेंगे तो देखिए इंसिडेंटिंग हो जाएगा एम वी साइन 30 पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, और जो रिफ्लेक्ट होकर वापस जा रहा है वो उसके लिए हो जाएगा एम वी साइन 30 लेकिन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में। तो यदि मैं चेंज इन मोमेंटम निकालूंगा तो वो क्या आएगा, डेल्टा पी एक्स इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। तो फाइनल किधर है, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, तो माइनस एम वी, ठीक है। माइनस इनिशियल जो है वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है, इसलिए प्लस साइन के साथ लिखेंगे, तो जो यहाँ बीच में माइनस है वो माइनस रहेगा, एंड प्लस एम वी, तो माइनस एम वी क्या हो गया, माइनस 2 एम वी। बस वैल्यू रखनी है माइनस 2 एम। एम की वैल्यू कितनी है, एम की वैल्यू है 0.5 और वी कितना दे रखा है, वी दे रखा है 12। तो ये देखिए 1/2 से 2 कट जाएगा और बचेगा 12, तो हमारा आंसर 12 न्यूटन आ जाएगा, ठीक है। वन सेकेंड देखिए ये तो डेल्टा पी एक्स आया हमारे पास, डेल्टा पी एक्स कितना आया हमारे पास, 12 न्यूटन इंटू सेकेंड, सॉरी डेल्टा पी एक्स आया 12 न्यूटन इंटू सेकेंड। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा, थोड़ा जल्दबाजी हो गई, हमसे ये नहीं पूछा, हमसे पूछा क्या है कि कांटेक्ट कितने टाइम के लिए बन रहा है, 0.25 के लिए, तो एवरेज फोर्स पूछा है। तो फोर्स का फॉर्मूला होता है डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। तो यहाँ पे डेल्टा पी कितना है, 12 डिवाइड बाय 0.25 का मतलब होता है 1/4, 4 ऊपर जाएगा तो ये 48 न्यूटन आंसर आ जाएगा। तो अपना बी ऑप्शन करेक्ट होगा, 48 न्यूटन। ओके नेक्स्ट देखिए गिवन क्या है क्वेश्चन के अंदर, एन ऑब्जेक्ट फ्लाइंग इन एयर विद वेलोसिटी दिस, वेलोसिटी गिवन है, ओके 20 I cap plus 25 J cap minus 12 K cap suddenly breaks in two pieces whose masses are in the ratio of 1:5. The smaller mass flies off with velocity 100 I cap plus 25 J cap plus 8 K cap। तो हमसे पूछा क्या है कि जो लार्जर वन है उसकी वेलोसिटी क्या होगी। क्वेश्चन में ये चीज बेसिकली लिखा नहीं है, पर आप ध्यान रखना है कि हमसे जो लार्जर जो पीस है उसका हमसे वेलोसिटी पूछा गया है। करना कैसे है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम यूज करेंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम यूज करेंगे तो देखिए कंसेप्ट क्या रहेगा इनिशियली। अब देखिए यहां पर मैं एक बात पहले बता देना चाहूंगा, यहां पर क्योंकि हमने 1:5 में ब्रेक करा है तो जो स्मॉलर वन का मास है वो कितना आएगा 1/6, ओके 1/6 ऑफ एम मास, तो m/6 तो आ जाएगा स्मॉलर का मास कितना हो गया m/6। और इसी तरह से जो लार्जर मास है, लार्जर पीस है, उसका मास कितना हो जाएगा 5m/6 इस तरह से। तो दोनों हमें मासेस मिल गए और इनिशियल हमें पता है m मास है, ठीक। हमसे पूछा है फाइनल वाले का वेलोसिटी क्या होगी, लार्जर वाले की वेलोसिटी क्या होगी। तो हम क्या करेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम, इनिशियली जितना मोमेंटम है फाइनली भी उतना ही मोमेंटम रहेगा टोटल। तो इनिशियली देखिए वेलोसिटी गिवन है, मास m मान लेता हूं, तो m इंटू 20 I कैप एंड प्लस 25 J कैप एंड माइनस 12 K कैप, चलिए ठीक है, इज इक्वल्स टू स्मॉलर वन का मास m/6 इंटू वेलोसिटी 100 I कैप एंड प्लस 35 J कैप एंड प्लस 8 K कैप, ठीक। एंड प्लस अब लार्जर वन के लिए लिखेंगे तो प्लस 5m/6 इंटू V2 वेक्टर, ये हमसे पूछा गया है। देखिए m तो कैंसिल ही हो जाएगा, m कैंसिल हो जाएगा, तो V2 वेक्टर क्या आएगा देखिएगा, ये देखिए इस यहां पर 1/6 है
उधर 5/6 है, एलसीएम लेंगे 6 और ये 6 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बनेगा 120 आई कैप। इधर यहाँ पर है 100 आई कैप, इधर 120 है, ठीक है। तो 120 में से 100 माइनस कर लेंगे, आई कैप के कोफिशिएंट मिल जाएगा। इसी तरह से इधर में 625 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस ये बनेगा 150 एंड उसमें से 35 माइनस करेंगे तो जे कैप का कोफिशिएंट मिल जाएगा। एंड इधर क्या है -12 इंटू 6 72 और इधर से आएगा 8 तो ये बनेगा कितना, ये बनेगा -80 के कैप, ठीक है, इज इक्वल्स टू 5v2 इज इक्वल्स टू 5v2। तो v2 इज इक्वल्स टू आएगा, देखिए 120 में से 100 गया 20 और 5 से डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा 5 से डिवाइड करेंगे ये बनेगा 4 आई कैप एंड प्लस ये देखिए यहाँ पर बचेगा 35 था, यहाँ पर बचेगा 115 और हम यदि इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो बनेगा 23 जे कैप, ऐसे ही ये बनेगा 16 के कैप। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा v2 वेक्टर इज इक्वल टू दिस। तो हमारा करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन, ठीक। चलो नेक्स्ट देखो, गिवन क्या है क्वेश्चन के अंदर, अ पर्सन होल्डिंग अ राइफल, mass of person and rifle together is 100 kg, stands on a smooth surface and fire 100 shot horizontally in 5 seconds. Each bullet has mass of 10 gram with a muzzle velocity of 100 meter per second. The final velocity acquired by the person and the average force exerted on the person is। देखिए हमें यहाँ पे क्या करना है, ये बेसिकली रिकॉइलिंग ऑफ द गन का कंसेप्ट है, उसी को हमें यूज करना है। तो देखो हमें पता है फाइनल वेलोसिटी ऑफ गन, यहाँ पे गन और मैन को कंबाइन एक ऑब्जेक्ट माना गया है तो वेलोसिटी ऑफ गन का फॉर्मूला हमारे पास होता है mb vb डिवाइडेड बाय मास ऑफ गन। अब देखिए यहाँ पर केवल एक बुलेट फायर नहीं हो रही बल्कि 10 शॉट्स पर सेकंड है, तो यानी कि 10 नंबर ऑफ बुलेट्स का बुलेट कितनी है 10 है, ठीक है। तो vg यहाँ पर कितना आ जाएगा, vg आ जाएगा 10 इंटू मास ऑफ बुलेट, वो कितना गिवन है 10 ग्राम है, किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे। वेलोसिटी ऑफ बुलेट कितना गिवन है 800 गिवन है, मास ऑफ गन कितना गिवन है, टुगेदर इनको मिलाकर 100 केजी है। Vg इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास 10⁻⁻1, ये आ गया Vg इक्वल्स टू 0.8 मीटर पर सेकेंड। तो गन का जो वेलोसिटी आएगा 0.8 मीटर पर सेकेंड आएगा, ठीक है, और वो भी नेगेटिव डायरेक्शन में, क्योंकि रिकॉइल कर रही है तो बुलेट के जस्ट अपोजिट मूव करेगा। चल ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर एक और बात देखनी है, यहाँ पर हमसे फोर्स और पूछा है तो फोर्स का फॉर्मूला क्या आएगा NMV डिवाइड बाय T। तो यहाँ से F कितना आ जाएगा, N की वैल्यू कितनी है 10, मास कितना है 10 ग्राम 10⁻³ और वेलोसिटी कितनी है 800 डिवाइड बाय टाइम कितना है, टाइम है 5 सेकंड। तो F निकालोगे आ जाएगा 16 न्यूटन, यही हमारा आंसर है 16 न्यूटन, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ऑप्शंस में देख लेना, बाकी बी ऑप्शन करेक्ट होगा, यहाँ पर 8 न्यूटन नहीं आएगा 16 न्यूटन आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, a 1 kg stationary bomb is exploded in 3 parts having mass 1:1:3 okay respectively. Parts having same mass move in perpendicular direction with velocity 30 meter per second, then the velocity of bigger part। देखिए हम जब इस प्रकार का क्वेश्चन करते हैं तो यहाँ पर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम यूज करेंगे, पर उससे पहले हमें क्या लिखना है, 1 kg मास है, स्टेशनरी था और वो ब्रेक हो गया 1:1:3 में, यानी टोटल कितने पार्ट बने 5। तो एक पार्ट का वैल्यू क्या हो गया m/5 मास, ठीक है, m/5। 1 kg मास गिवन है तो 1/5 आ जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट है उसका मास कितना है 1/5 kg, सेकंड का 1/5 kg और थर्ड का 3/5 kg। इस तरह से तीनों पार्ट्स का हमें मास मिल चुका है, ठीक। अब बोल क्या रहा है कि पार्ट्स हैविंग सेम मास मूव्स इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, पार्ट्स हैविंग सेम मास मूव इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। अच्छा, जो 1/5 kg के जो मासेज हैं, जो पार्ट्स है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, यानी कि इस प्रकार से देखिए ये m मास मान ले m/5 वाला जो है 1/5 ये इधर की तरफ मूव कर रहा है, वर्टिकली अपवर्ड चल रहा है मान लो, और ये हॉरिजॉन्टली पॉजिटिव x डायरेक्शन में मूव कर रहा है। चल ठीक है,
अब बोल क्या रहा है वेलोसिटी ऑफ बिगर पार्ट क्या होगा। तो देखिए यहां पर क्योंकि इनिशियली नेट मोमेंटम जीरो था तो फाइनली भी नेट मोमेंटम जीरो होगा, यानी कि इन दोनों परपेंडिकुलर वालों का जो नेट मोमेंटम होगा उसको थर्ड वाला कैंसिल करेगा तभी नेट मोमेंटम जीरो आएगा। जितना पहले जीरो था तो बाद में भी जीरो होगा, यानी कि हमें करना क्या होगा, हमें परपेंडिकुलर वालों का नेट मोमेंटम निकालना होगा और वो बैलेंस करेगा थर्ड वाले के मोमेंटम से, और तब हमें जो वेलोसिटी पूछा है बिगर वाले की वो हमें मिल जाएगी। तो देखिए हम क्या करेंगे, यहां हम लिखेंगे जो रिजल्टेंट ऑफ टू परपेंडिकुलर वो आ जाएगा √2 इंटू एम वी। ठीक है, तो P आ जाएगा यहाँ पे √2 इंटू एम कितना है 1/5 है, स्मॉलर वन वाले का मास, और वेलोसिटी गिवन है 30, 30 से कट करेंगे तो 6 आ जाएगा, P आ गया 6/√2। अच्छा, इसको कैंसिल करने के लिए थर्ड वाला जस्ट इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा और इक्वल अमाउंट में होगा, तो थर्ड वाले के लिए लिखेंगे तो P इज इक्वल टू P3। तो यहां से आ जाएगा हमारे पास 6√2 इक्वल टू मास कितना है अभी 3/5 ओके, एंड वेलोसिटी ऑफ थर्ड वन v3 ओके। कट कर लेते हैं, ये 2 से कट हो जाएगा और ये बचेगा 10√2, v3 इज इक्वल टू 10√2 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक, नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट में क्या गिवन है, अगला प्रश्न। A mass of 1 kg is thrown up with a velocity of 100 meter per second. After 5 seconds, it explodes into two parts. One part of mass 400 gram comes down with a velocity of 25 meter per second. The velocity of other part is. देखिए सिमिलर क्वेश्चन है, मैं आपको सिचुएशन समझाता हूं, बाकी आप लोगों को करना है। बोल रहा है कि एक मास को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करा गया, मान लो कुछ इनिशियल वेलोसिटी v देकर, ठीक। आफ्टर 5 सेकेंड, मान लो 5 सेकेंड के बाद ये क्या हो गया, एक्सप्लोड हो गया। एक्सप्लोड किस तरह से हुआ, इस तरह से एक्सप्लोड हुआ कि दो पार्ट बन गए, जिसमें से एक पार्ट का मास गिवन है, मान लो फर्स्ट वन, वो तो नीचे की तरफ आने लगा ओके, और उसका स्पीड भी गिवन है, और दूसरे वाले पार्ट का वेलोसिटी कितना है वो हमसे पूछा है। आई होप आप इसे ट्राई करेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम से ट्राई करना है। वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करा और 5 सेकेंड के बाद में वो ब्रेक हो गया। आपको पता लगाना है कि यहाँ पर जो दूसरा जो पार्ट है, एक पार्ट का वेलोसिटी मास पता है, दूसरे वाले की वेलोसिटी क्या होगी वो आप लोग फाइंड आउट करना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखो क्या गिवन है, इजी सा क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल है। गिवन है अ पार्टिकल मूविंग विद वेलोसिटी v वेक्टर इज एक्टेड बाय 3 फोर्सेस शोन बाय द वेक्टर इन ट्रायंगल PQR। द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, देखिए 3 फोर्स गिवन है, PQR ट्रायंगल से वो फोर्सेस रिप्रेजेंट हो रहे हैं। तो ध्यान रखना, जब भी फोर्सेस किसी ट्रायंगल के साइड से रिप्रेजेंट हो रहे हो सेम ऑर्डर में, तो इसका ये मतलब है कि उन तीनों फोर्सेज का वेक्टर सम कितना है, तीनों फोर्सेज का वेक्टर सम 0 है, और तीनों फोर्सेज का वेक्टर सम 0 है, इसका मतलब इक्विलिब्रियम का कंडीशन है, और इक्विलिब्रियम का कंडीशन है तो वेलोसिटी क्या बनी रहेगी, कांस्टेंट। तो हमसे यही पूछा है कि वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विल बी, तो वेलोसिटी कांस्टेंट बनी रहेगी। तो अपना जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन, रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक, चलो नेक्स्ट। बेटा मेरा काम है आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करना, और देखिए आप लोग वैसे खुद भी कर सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है और कोई बड़ी बात भी नहीं है, आप लोग कर सकते हैं, कैपेबल हैं। लेकिन क्या है कि आप खुद से इन PYQs को खुद से नहीं करते हैं, ठीक, बुक होने के बाद भी नहीं करते हैं, तो टीचर की यही जरूरत होती है कि टीचर आपको गाइड कर सकता है, आपको उंगली पकड़कर अपने साथ साथ लेकर चल सकता है, ठीक है। तो मेरे साथ साथ आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, बस मेन बात यह है, आप अकेले खुद भी कर सकते हैं, ठीक। चलिए, तो मेरे साथ कर रहे हैं, ये बस यही हमारा बस ये उपलब्धि है कि आप लोग हमारे साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, क्योंकि ये सॉल्यूशन आपको फर्दर यूज होंगे, काफी काम आएंगे। चलो देखो गिवन क्या है, गिवन है 3 forces acting on a body as shown in the figure to have the resultant force only along y direction. The magnitude of minimum additional force needed is। देखिए हमसे पूछा है 3 फोर्सेज गिवन है, वैसे 4 न्यूटन, 1 न्यूटन एंड 2 न्यूटन, ठीक, और कुछ एंगल्स पर गिवन है। हमसे बोल रहा है कि मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ एडिशनल फोर्स कितना होगा ताकि केवल वाई डायरेक्शन में रिजल्टेंट बचे, और वाई डायरेक्शन में रिजल्टेंट बचे इसके लिए एक्स डायरेक्शन में 0 होना चाहिए नेट फोर्स,
तो हमें क्या करना है कि नेट फोर्स जितना भी आएगा एक्स डायरेक्शन में उसे 0 रखना है, ठीक है। उसमें एफ फोर्स ऐड करने के बाद, वो एफ फोर्स ही हमसे पूछा है। तो देख लो, हम यहाँ पर कंपोनेंट रिजोल्व कर लेते हैं। देख लेना डायग्राम में, देखो ये 1 न्यूटन है, आई थिंक दिखाई दे रहा होगा। तो 1 न्यूटन का एक्स कंपोनेंट बनेगा 1 cos 60। चलिए ऐसे ही 4 न्यूटन इधर 30 डिग्री एंगल बना रहा है, तो इधर तो cos कंपोनेंट आएगा, लेकिन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में यहां पर आएगा 4 sin 30। चलो ये भी हो गया। अब देखो ये यदि 60 डिग्री है, ठीक है, ये यहां पर 60 डिग्री है और ये भी देखो ये 60 है, तो ये पूरा यहां से यहां तक 120 होगा। 120 है तो 120 में से ये 90 माइनस हो जाएगा, तो ये वाला एंगल कितना बच गया? 30। ठीक, आई होप आप समझ रहे हैं। ये 30 डिग्री है, तो 2 न्यूटन ने कितना एंगल बनाया वो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। वैसे दिखाई भी दे रहा है हो, तो देख लो, देखिए ये 30 है, तो ये जो एंगल है ये कितना हो जाएगा? ये वाला एंगल हो जाएगा 60, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 30। ठीक, तो देख लेना, 1 सेकेंड, थोड़ा सा जल्दी के चक्कर में गलती ना हो जाए कहीं, एक बार देख लेते हैं दोबारा से। देख सुन, ये वाला एंगल 60 डिग्री है, ठीक, अच्छा ये 60 डिग्री है, ये एंगल अपने को गिवन नहीं है, इस एंगल को अपने को देखना पड़ेगा। देखिए ये 30, हाँ ओके ठीक है, ये 30 है, वर्टिकली अपोजिट ये वाला एंगल 30 होगा और 2 न्यूटन एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री एंगल बनाएगा। अब ठीक है, ठीक है, और 2 न्यूटन का एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट आएगा 2 cos 60 डिग्री। अच्छा, हमें क्या बोल रहा है कि नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन 0 हो, मतलब केवल रिजल्टेंट वाई डायरेक्शन में मिल रहा है, इसका मतलब है कि एक्स डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो अब देखो यहां पर वेक्टर सम कर लेते हैं, तो 1 cos 60 प्लस 2 cos 60 माइनस 4 sin 30 प्लस एफ वेक्टर इज इक्वल टू 0। ठीक है, देखिए cos 60 का वैल्यू 1/2 प्लस 2 इंटू 1/2 माइनस 4 इंटू 1/2 प्लस एफ इज इक्वल टू 0। 1/2 और ये प्लस 1 तो 3/2 माइनस 4 से ये कटेगा माइनस 2 प्लस एफ इक्वल टू 0। 2 में से 3/2 माइनस होगा तो 1/2 बचेगा, तो एफ की वैल्यू जो है ना वो क्या आ जाएगी? 1/2। एफ की वैल्यू आ जाएगी 1/2, 1/2 यानी कि 0.5 न्यूटन। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे, अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखना, देखो नेक्स्ट में क्या गिवन है, बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट पता लगाना है। ए ऑप्शन में गिवन है रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन कम ही होता है, ठीक है, ये तो करेक्ट है। लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन, ये डायरेक्टली है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। हाँ ये होता ही है, अपना लॉ ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है। ठीक, फ्रिक्शनल फोर्स अपोजेस द रिलेटिव मोशन, फ्रिक्शनल फोर्स रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, ये भी करेक्ट है। कोफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन हैज डायमेंशंस ऑफ लेंथ, हमें पता है कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है ना वो डायमेंशन लेस होता है, डायमेंशन लेस होता है। जब किसने बोला है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज हैज डायमेंशन ऑफ लेंथ, तो ये वाली बात गलत है, डी ऑप्शन हमें सेलेक्ट करना है, यही गलत वाला स्टेटमेंट था। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है देखते हैं। ठीक है, देखिए a plank with a box on it at one end is gradually raised about the other end as the angle of inclination with the horizontal reach 30 degree. The box starts slip and slides 4 meter down the plank in 4 seconds. The coefficient of static and kinetic friction between the box and the plank will be, देखिए समझना, हमें गिवन क्या है डायग्राम में, आप देखेंगे डायग्राम में आपको गिवन है कि एक इंक्लाइंड प्लेन है, ये रहा इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है, कितने एंगल पर इंक्लाइंड है? थीटा एंगल पर इंक्लाइंड है। चलो यहां पर एक बॉक्स रखा हुआ है, आई थिंक आपको दिखाई दे रहा होगा, इसका मास है mg, मास है इसका mg और डाउनवर्ड्स मूव कर रहा है ये। चलिए अब बोल क्या रहा है,
as the inclination with the horizontal reaches 30 degree, inclination reaches 30 degree, the box starts slip and slides 4 meter down. बोल रहा है कि जब ये 30 डिग्री इंक्लिनेशन हो जाएगा तब स्लिप करने लग जाएगा। तो जिस एंगल पर स्लिप करना स्टार्ट होता है उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ रिपोज, और एंगल ऑफ रिपोज का फॉर्मूला होता है tan थीटा इक्वल्स टू म्यू। तो थीटा इक्वल्स टू आ जाता है tan इनवर्स, ये म्यू एस होता है, तो यहां पर म्यू एस होता है। तो यहां पर देखिए थीटा की वैल्यू हमारे पास है tan 30 डिग्री इक्वल्स टू म्यू एस। तो tan 30 का वैल्यू क्या होता है 1/√3, 1/√3 इक्वल्स टू म्यू एस। तो 1 डिवाइडेड बाय 1/1.732। तो यहां से अपना एक चीज तो मिल गई 1/1.73 तो म्यू एस आ गया। चल ठीक है, लेकिन अब अपने से क्या भी पूछा है, हमसे पूछा है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, तो चल आ गया, लेकिन हमसे पूछा है कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन भी पता लगाइए। तो वो एक अच्छी चीज है, आपको देखना चाहिए। स्लाइड करेगा तो कितने फोर्स से स्लाइड करेगा, ये स्लाइड करेगा आप लोग mg sin थीटा फोर्स से ये स्लाइड करेगा। आपको इसके बारे में जानना है कि mg sin थीटा ही क्यों है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं इसको और डिस्क्रिप्टिव वे में समझा दूंगा। अच्छा, तो देखिए फोर्सेज एनालिसिस करते हैं। इधर आता है mg cos थीटा और इधर रहता है नॉर्मल रिएक्शन, ठीक, और नॉर्मल रिएक्शन, ओके। और साथ ही साथ एक चीज यहां पर देखना, फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करेगा इधर म्यू एन, ओके, म्यू के इंटू एन, ठीक। तो यहां से आप देखेंगे कि जो नेट एक्सेलरेशन मिलेगा अलोंग द प्लेन, वो क्या रहेगा, वो रहेगा a इक्वल्स टू जी साइन थीटा माइनस म्यू के एन का वैल्यू क्या है यहाँ पर mg cos थीटा। तो यहां से a आ जाएगा g साइन थीटा का वैल्यू साइन 30 है तो 1/2, तो g/2 माइनस म्यू के वो फाइंड आउट करना था। और m अच्छा यहां से क्योंकि जब मैं एक्सेलरेशन लिख रहा हूं तो m नहीं होना चाहिए, g, ओके, म्यू के इंटू जी cos 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता ही है, ठीक है। अब देखिए हमसे क्या बोल रहा है कि वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 4 सेकंड के लिए 4 मीटर डिस्टेंस चलता है, 4 सेकंड के लिए 4 मीटर डिस्टेंस चलता है। तो हम देखिए सेकंड इक्वेशन यूज कर लेंगे, 4 इक्वल्स टू 1/2 a एंड t स्क्वायर, s इक्वल्स टू 1/2 a t स्क्वायर होता ही है। तो यहां से 4 इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू देखिए g/2 माइनस म्यू के g/2 √3 एंड t की वैल्यू कितनी है 4 है, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 4 से 16 को कट करेंगे 4 और यहाँ 2 से ये कट जाएगा 2 टाइम्स भी, और g/2 का 2 भी इस 2 से कैंसिल हो जाएगा। इधर बचा 1 इज इक्वल टू 10 बार आ गया, g का वैल्यू 10, 1 माइनस म्यू के √3, ठीक है। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 10 इक्वल्स टू, मैं यहां पर लिख देता हूं इसको, देखिए यहां पर आ जाएगा 10 इक्वल्स टू 10 म्यू के √3, ठीक है। 10 से 10 कट जाएगा तो म्यू के का वैल्यू क्या आ गया 1/√3, म्यू के का वैल्यू भी क्या आ गया 1/√3। 1/√3 तो नहीं आना चाहिए, 1/√3 तो नहीं आना चाहिए, 1/√3 तो नहीं आना चाहिए। देखिए अप्रोच तो बिल्कुल ठीक है, a इक्वल्स टू जी साइन थीटा माइनस म्यू के जी कोस थीटा, ठीक है। a इक्वल्स टू g/2 माइनस म्यू के जी √3/2, बिल्कुल ठीक है यहां तक। तो a मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना है s है, ठीक है, s इक्वल्स टू 1/2 स्लाइड्स 4 मीटर डाउन, थोड़ा क्वेश्चन में ही प्रॉब्लम है क्या, 4 मीटर डाउन, ओके। देखिए अप्रोच बिल्कुल करेक्ट है, आप लोग इसको एक बार चेक करिएगा, ठीक है, आपको आंसर मिलेगा इसका, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर ही चलेंगे क्योंकि टाइम मुझे बचाना है बेटा, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करने हैं, तो बेसिक कैलकुलेशन में नहीं उलझेंगे, कंसेप्ट हम समझेंगे। देखिए क्या गिवन है, अ ब्लॉक ए ऑफ मास m1 रेस्ट ऑन अ हॉरिजॉन्टल टेबल,
A light string connected to it passes over frictionless pulley at the edge of table, and from its other end another block B of mass m2 is suspended. The coefficient of kinetic friction between the block and the table is mu k. When the block A is sliding on the table, the tension in the string is, देखो क्या गिवन है, ऐसी सिचुएशन गिवन है, मान लो कि ये एक सरफेस है जिस पर इधर एक मास मतलब प्लेस्ड है, ओके, और इसके साथ में एक स्ट्रिंग टाइड है, और ये स्ट्रिंग एक पुली पर से होकर निकलती है, और इसके दूसरे एंड पर एक और मास है जो हैंग्ड है, मतलब सस्पेंड करा गया है, ठीक है। बी यहाँ पर m2 मास सस्पेंड है और m1 क्या कर रहा है, m1 प्लेस्ड है ऑन द सरफेस। चल ठीक है, हमें कोफिशिएंट गिवन है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन वो कितना गिवन है, म्यू के गिवन है। हमसे पूछा क्या है, टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो अब देखिए हम यहाँ पर फोर्सेज एनालिसिस कर लेते हैं। m2 का वेट नीचे की तरफ लगेगा m2g, ठीक है, टेंशन लगेगा ऊपर की तरफ, लेकिन यदि ये नीचे की तरफ एक्सेलरेट है, ठीक है, तो यहां से हम इक्वेशन लिख पाएंगे m2a = m2g - t। चल ठीक है, ऐसे ही इधर भी टेंशन लगेगा t, फ्रिक्शन फोर्स अपोज करेगा म्यू के इंटू n, और n यहाँ पर क्या होगा, n इधर और m1g नीचे की तरफ। तो यहां से इक्वेशन क्या बनेगा, देखिए इक्वेशन ये बनेगी m2g - t = m2a, दिस इज इक्वेशन 1, ठीक है। इसी तरह से यदि m1 पर फोर्सेज हम देखते हैं तो t इज नॉट, यहां पर आएगा m1a = t माइनस, अब देखिए फ्रिक्शन फोर्स अपोज कर रहा है, तो यहां पर हम लिखेंगे म्यू के m1g, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। और इन दोनों इक्वेशंस को यदि आप यूज करते हैं, क्योंकि आपको क्या चाहिए, टेंशन चाहिए, तो एक में से एक्सेलरेशन निकाल के और दूसरे में पुट कर लो या डिवाइड कर लो। इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर लोगे तो टेंशन आपको मिल जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली जो आपका आंसर है वो ये रहेगा, ए ऑप्शन, ठीक है। ठीक, चलो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सिमिलर क्वेश्चन है, देखिए गिवन क्या है, अ सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 3 masses m1 m2 and m3 connected by a string passes over a pulley p, ठीक। the mass m1 hangs freely and m2 and m3 are on a rough horizontal table, mu given है, the pulley is frictionless of negligible mass, the downward acceleration of mass m1 is। तो देखिए आप डायग्राम में देख सकते हैं, वैसे डायग्राम विजिबल है, हाँ। तो देखिए m1 मास यहाँ पर सस्पेंडेड मास है, m1 मास क्या है, सस्पेंडेड मास है, ये रहा, ठीक है। वेट किधर एक्ट करेगा, नीचे की तरफ, m1g। एक्सेलरेशन भी किधर है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही है एक्सेलरेशन। टेंशन किधर एक्ट करेगा, स्ट्रिंग पर t, और इधर भी टेंशन किधर एक्ट करेगा, t। अच्छा, यहाँ पर जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा m2 m3 पर, कंबाइंड बॉडी है तो m2 m3 पर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा म्यू इंटू m2 प्लस m3 इंटू g, दोनों पर ही फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। तो टोटल मैंने फ्रिक्शन फोर्स एक साथ मैंने दिखा दिया है यहाँ पर। अब जब m1 मास नीचे की तरफ एक्सेलरेट होगा तो m2 m3 कंबाइंड सिस्टम लेफ्टवर्ड एक्सेलरेट होगा, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर इक्वेशंस लिख देता हूं। तो देखिए यह आएगा m1a = m1g - t, ठीक। अच्छा, इसी तरह से हम इधर भी लिखेंगे इक्वेशन, तो m2 प्लस m3 इंटू a = t माइनस म्यू m2 प्लस m3 इंटू g, ठीक है। दो इक्वेशंस मिल गए हमें जैसे पिछले में मिली थी, और अब हम इनको यूज करके हमसे क्या पूछा है, एक्सेलरेशन, वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। चलो कर ही लेते हैं, हर क्वेश्चन को इस तरह स्किप भी नहीं करेंगे। तो देखिए यहां से हम क्या कर लेते हैं, हमसे एक्सेलरेशन पूछा है, टी का वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, तो m2 प्लस m3 इंटू a इज इक्वल्स टू टी का वैल्यू क्या है, टी का वैल्यू बनेगा m1g माइनस m1a माइनस म्यू m2g एंड माइनस म्यू m3g, ठीक। अच्छा, ये जो
m1a है, इसको भी इधर ले आता हूं तो ये बनेगा m1 प्लस m2 प्लस m3 इंटू a इज इक्वल टू m1 माइनस म्यू m2 एंड माइनस म्यू m3 इंटू जी। ठीक है, तो यहां से a क्या आ जाएगा, क्योंकि सारे मासेज इक्वल है, सभी मासेज इक्वल है। ठीक है, m1 इक्वल्स टू m2 इक्वल्स टू m, m1 इक्वल्स टू m2 इक्वल्स टू m। ठीक है, तो यहां से हम वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए 3m इज इक्वल्स 3ma इज इक्वल्स टू m माइनस म्यू m इंटू जी। ओके, अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास, ये दो इक्वेशन हटा लेता हूं तो ये आएगा a इज इक्वल्स टू m कॉमन 1 माइनस 2 म्यू इंटू जी डिवाइडेड बाय 3m, m से m कट जाएगा, 1 माइनस 2 म्यू इंटू जी डिवाइड बाय 3। ये हमारा आंसर है। ठीक, चेक कर लेते हैं, देखिए चेक करेंगे, देखिए हमारा आंसर आया 1 माइनस 2 म्यू इंटू जी बाई 3। तो देखिए सी ऑप्शन में 1 माइनस 2 म्यू इंटू जी डिवाइड बाय 3, तो सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देखो क्या गिवन है क्वेश्चन के अंदर, द अपर हाफ ऑफ एन इंक्लाइंड प्लेन of inclination theta is perfectly smooth while lower half is rough. A block starting from rest at the top of the plane will again come to rest at the bottom if the coefficient of friction between the block and the lower half of the plane is given by। देखिए क्या सिचुएशन है कि ये इंक्लाइंड प्लेन है, यहां से m मास स्लाइड करना स्टार्ट करता है और ये जो प्लेन है इंक्लाइंड प्लेन, ये हाफ तो क्या है, हाफ तो स्मूथ है और हाफ क्या है, रफ है, और रफनेस गिवन है यानी कि म्यू गिवन है इसका। चलो हमसे पूछा है कि अ ब्लॉक स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, देखिए हाँ म्यू पूछा है, हमसे पूछा है म्यू का वैल्यू क्या होगा, म्यू पूछा है हमसे, देखिए म्यू का वैल्यू पूछा गया है। तो देखिए किस तरह से सॉल्व करेंगे, आप पाएंगे कि इनिशियली वो स्मूथली चल के आ रहा है, स्मूथ सरफेस पर चलकर आ रहा है, तो यहां पर स्मूथ सरफेस पर एक्सेलरेशन क्या होता है, स्मूथ सरफेस पर एक्सेलरेशन होता है जी साइन थीटा। ठीक है, थीटा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है। ठीक, इंक्लाइंड प्लेन के लिए है, यदि थीटा इंक्लिनेशन है तो a इक्वल्स टू जी साइन थीटा। लेकिन फर्दर अब आप देखेंगे कि यहां के बाद ये क्या है, हाफ चला तो हाफ तो स्मूथ सरफेस पर चल रहा है और रेस्ट हाफ उसने रफ सरफेस पर ट्रेवल किया है। अच्छा, उससे पहले हम क्या भी कर सकते हैं, उससे पहले हम यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी एट मिड पॉइंट वो निकाल लेते हैं। मान लो मिड पॉइंट है बी, तो बी पॉइंट पर वेलोसिटी वीबी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यू रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है 0 n प्लस 2, ए कितना है जी साइन थीटा, और डिस्टेंस कितनी है l बाई 2 से 2 कट जाएगा, वीबी स्क्वायर क्या आ गया आपके पास, ये आ गया एल जी साइन थीटा। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। चल वीबी मैंने निकाल लिया। ठीक है, अब यही वेलोसिटी जो रेस्ट हाफ है उसके लिए इनिशियल वेलोसिटी बन जाएगी। चल ठीक है, हमें बचे हुए हिस्से के लिए एक्सेलरेशन और देखना पड़ेगा। तो जब ये सिचुएशन होती है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, अब भी हमने किया है जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। ठीक है, हम यहाँ पर इनिशियल बी पॉइंट का वेलोसिटी मान लेते हैं, फाइनली रेस्ट में आ गया तो फाइनल 0 हो जाएगा, वीबी स्क्वायर जिसकी वैल्यू है एल जी साइन थीटा एंड माइनस, क्योंकि रेस्ट में आ रहा है तो रिटार्डेशन है तो -2, एक ही जगह लिखेंगे जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा, ओके, एंड मल्टीप्लाइड विद द लेंथ ट्रेवल्ड। तो यहां पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ओके 2 से 2 कैंसिल हो गया, और यहां से आ जाएगा एल जी साइन थीटा इज इक्वल टू एल जी माइनस एल जी साइन थीटा एंड माइनस माइनस प्लस हो गया तो म्यू जी कॉस थीटा। तो देखिए ये इधर आकर क्या बन जाएगा, 2 एल जी साइन थीटा इज इक्वल टू म्यू जी
कॉस थीटा, जी से जी कैंसिल हो गया, ओके, और एल से एल भी कैंसिल हो जाएगा, एल से एल भी कैंसिल हो गया। तो यहां से हमारे पास म्यू का वैल्यू क्या आ गया, 2 tan थीटा, साइन अपॉन कोस tan होता है, तो म्यू इक्वल्स टू 2 tan थीटा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो बेटा, गिवन क्या है क्वेश्चन के अंदर, गिवन है अ कन्वेयर बेल्ट इज मूविंग एट कांस्टेंट स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, a box is gently dropped on it, the coefficient of friction between them is mu equals to 0.5, the distance that the box will move relative to belt before coming to rest on it is। देखिए मतलब कि एक बेल्ट है जो 2 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से मूव कर रही है, उस पर एक बॉक्स को ड्रॉप कर दिया गया है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन गिवन है, द डिस्टेंस दैट बॉक्स विल मूव रिलेटिव टू बेल्ट बिफोर कमिंग टू रेस्ट, यानी इनिशियल स्पीड तो क्या हो जाएगी, इनिशियल तो मान लेते हैं 2 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी जो बेल्ट का स्पीड है, ठीक है। एक्सेलरेशन का काम क्या होगा, यहाँ पर एक्सेलरेशन हो जाएगा यहाँ पर म्यू इनटू, देखिए एक्सेलरेशन क्या होता है, यदि रफ सरफेस पर कोई मूव कर रहा है हॉरिजॉन्टल रफ सरफेस पर तो एक्सेलरेशन होता है म्यू जी, वैसे म्यू एम जी होता है फोर्स के वैल्यू, ओके, फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू म्यू एम जी होता है, लेकिन मास हटा देते हैं तो एक्सेलरेशन मिलता है, ए इक्वल टू म्यू जी। चल ठीक, अब हमसे क्या बोल रहा है कि फाइनली रेस्ट में आ रहा है, तो फाइनल वेलोसिटी क्या है, 0 है। हम क्या करेंगे, थर्ड इक्वेशन यूज कर लेते हैं, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये हमारा इक्वेशन है, 0 इक्वल टू यू कितना है 2, उसका स्क्वायर यानी कि 4 एंड माइनस 2a कितना है म्यू जी, और s वो हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए 4 इज इक्वल टू 2 इंटू म्यू का वैल्यू है कितना 0.5, जी का वैल्यू कितना लेना है 10 और s, तो 1/2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये आएगा 4/10, 4/10 इक्वल टू s, यानी कि 0.4 मीटर, 0.4 मीटर वो ट्रेवल करेगा, तो बी ये देखिए यहाँ पे ए ऑप्शन है 0.4 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या गिवन है, a block of mass m is in contact with the cart c as shown in the figure, the coefficient of static friction between the block and the cart is mu, ठीक, the acceleration alpha of the cart that will prevent the block from falling satisfies। देखिए हमें क्या गिवन है, एक कार्ट है और उसके साथ में उसके ये वाले वर्टिकल फेस पर एक एम ब्लॉक अटैच्ड है। हमसे पूछा क्या है, हमसे ये पूछा है कि क्या रिक्वायर्ड कंडीशन हो कि ब्लॉक यहां पर गिरे ना, ठीक है, ब्लॉक नीचे की तरफ ना स्लाइड करे, ठीक। चलो तो उसके लिए हमें क्या पता है, देखो ये जो एम मास है, ये जो एम मास है जो इस सरफेस के साथ अटैच है, तो ये देखिए किसकी वजह से ये नीचे नहीं गिरेगा, तो देखो इसका वेट है जो नीचे गिराएगा और फ्रिक्शन फोर्स है जो इस वेट को बैलेंस करेगा, तो फ्रिक्शन फोर्स यदि बैलेंस हो गया तो फ्रिक्शन फोर्स यदि mg को बैलेंस कर देगा तो ये जो ब्लॉक है नीचे की तरफ गिरेगा नहीं, सही है। अब यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स होता है म्यू एन, फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है म्यू एन, म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन। अब नॉर्मल रिएक्शन कहां से आएगी, बस ये इंपॉर्टेंट बात है, mg नहीं होगा नॉर्मल रिएक्शन इस बार, ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन mg नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, देखो हमें पता है स्यूडो फोर्स, यदि फ्रेम एक्सेलरेटेड है, यदि फ्रेम एक्सेलरेटेड है तो उसके अंदर जो ऑब्जेक्ट है तो उस पर स्यूडो फोर्स लगेगा, उस पर स्यूडो फोर्स लगेगा और यहाँ पर स्यूडो फोर्स ही नॉर्मल रिएक्शन का काम करेगा, तो एम अल्फा लिखा हुआ है एक्सेलरेशन को, तो एम अल्फा लिख लेते हैं, ठीक है। तो एम अल्फा यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन का काम करेगा, और यदि ये बैलेंस हो रहा है, नीचे नहीं गिर रहा है, इसका मतलब है म्यू इंटू एम अल्फा इक्वल्स टू एम जी। ओके, होना क्या चाहिए, देखिए होना यह चाहिए कि म्यू एन का जो वैल्यू है वो mg से ज्यादा या उसके बराबर होना चाहिए ताकि ये नीचे ना गिरे। तो रिक्वायर्ड कंडीशन क्या होगी, म्यू एम अल्फा मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू mg, m से m कट जाएगा तो यहां से म्यू अल्फा इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू g, ठीक है। हमसे पूछा क्या है, तो यहां से देखिएगा, यहां से हो जाएगा अल्फा इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जी अपॉन म्यू, अल्फा इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जी अपॉन म्यू। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा देख लेते हैं, ए नहीं है, बी नहीं है,
सी दिखाई नहीं दे रहा, अब देखिए, अब ठीक है, बिल्कुल सही, सी ऑप्शन ही करेक्ट है, सी ऑप्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है। गिवन है अ block B is pushed momentarily along a horizontal surface with an initial velocity v. If mu is the coefficient of sliding friction between B and the surface, block B will come to rest after a time. तो देखिए यहाँ पर तो इजी है, इनिशियल वेलोसिटी v है, फाइनल जो एक्सेलरेशन हो जाएगा वो जाएगा म्यू जी, और हमसे पूछा कितने टाइम के बाद में वो रुक जाएगा। तो हमारे पास अगेन फर्स्ट इक्वेशन लगा सकते हैं, 0 इक्वल्स टू u माइनस ए टी, ठीक है। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा v इज इक्वल्स टू म्यू जी इंटू टी, तो t इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, v अपॉन म्यू जी, ये तो इजी था, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो क्या गिवन है, ऐसा क्वेश्चन हमने किया है, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन हमने किया है। पूछा क्या हमसे, द स्ट्रिंग एंड द पुली अज्यूम टू बी स्मूथ एंड मासलेस, what would be the maximum mass move, what would be the maximum mass value of block B so that two block do not move। मतलब कि ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, पिछले वाले जैसा नहीं है, वो एक्सेलरेटेड था, थोड़ा सा चेंज है हमसे, ये तो इक्विलिब्रियम है, इजी क्वेश्चन है उसकी बजाय। तो हमसे ये बोल रहा है कि यदि बी ब्लॉक का मास क्या हो कि ये पूरा सिस्टम मूव ना करे, यानी इक्विलिब्रियम में रहे। इक्विलिब्रियम में रहने के लिए क्या जरूरी है कि फोर्सेज क्या होने चाहिए, बैलेंस होने चाहिए, फोर्सेज बैलेंस होने चाहिए। यानी कि मान ली बी ब्लॉक का मास m है, तो ये mg इज इक्वल्स टू टेंशन, mg इक्वल्स टू टेंशन, ठीक है। और टेंशन यहाँ पर किसके बराबर होगी कि 2 kg वाला मूव ना करे, वो फ्रिक्शन फोर्स के बराबर होगी। तो म्यू इंटू मास कितना गिवन है, 2 kg वाले का 2 और इंटू जी 10, तो यहाँ से t इक्वल्स टू म्यू इंटू 20 और m वो फाइंड आउट करना है b का, तो m इंटू जी का वैल्यू 10 इक्वल्स टू म्यू इंटू 20, तो यहाँ से ये कटेगा, तो यहाँ देखिएगा m की वैल्यू क्या आ जाएगी, म्यू इंटू 2, तो m आ जाएगा यहाँ पर, म्यू कितना है, म्यू गिवन है अपने को क्या है इसका 0.2 और 2, तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी 0.4 kg आना चाहिए, 0.4 kg चेक कर लेते हैं, 0.4 kg ये रहा, देखिए ये रहा डी ऑप्शन, ठीक है, बिल्कुल सही आंसर 0.4 kg, ठीक है। चलो नेक्स्ट गिवन क्या है, देखिए गिवन है अ ब्लॉक ऑफ मास 10 kg प्लेस्ड ऑन रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस हैविंग कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू इक्वल्स टू 0.5, if a horizontal force of 100 Newton acting on it, then acceleration of the block will be। देखिएगा block of mass 10 kg placed on rough horizontal surface having coefficient, if a horizontal force of 100 Newton acting on it, then acceleration of the block will be। तो horizontal force given है, तो इस फोर्स को अपोज कौन करेगा, म्यू एम जी यानी फ्रिक्शनल फोर्स, और हमसे एक्सेलरेशन पूछा है यानी कि एम ए, ठीक। तो 100 माइनस म्यू कितना गिवन है, म्यू गिवन है 0.5, m कितना गिवन है 10 और g का वैल्यू भी 10, m की वैल्यू 10, a हमसे पूछा है। देखिएगा 100 माइनस ये आएगा 50, 100 माइनस 50 इक्वल्स टू 10 है, तो यहाँ से a इक्वल्स टू आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये तो इजी था, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट देखो ये एक अच्छा क्वेश्चन है। अ ब्लॉक हैज बीन प्लेस्ड ऑन इंक्लाइन प्लेन विद द स्लोप एंगल थीटा, ब्लॉक स्लाइड्स डाउन द प्लेन एट कांस्टेंट स्पीड, ओके, द कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू, म्यू पूछा है हमसे। देखिए ये इंक्लाइन प्लेन हो गया, ठीक है, ये इंक्लाइन प्लेन हो गया, चलो ठीक, और इंक्लिनेशन कितना है, थीटा है। ब्लॉक हैज बीन ब्लॉक स्लाइड्स डाउन द प्लेन एट कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट स्पीड से नीचे की तरफ स्लाइड कर रहा है, कांस्टेंट स्पीड से स्लाइड कर रहा है मतलब एक्सेलरेशन कैंसिल हो रहा है, नीचे की तरफ एक्सेलरेशन क्या है, जी साइन थीटा है। इसको बैलेंस कर रहा होगा तभी तो कांस्टेंट स्पीड से आ रहा है ना, जी साइन थीटा कैंसिल हो रहा है, जी साइन थीटा को यहाँ पर कैंसिल कौन कर सकता है,
जी साइन थीटा को कैंसिल कर सकता है फ्रिक्शन फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन मिलेगा वो, और फ्रिक्शन फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पर रहेगा म्यू जी कोस थीटा इज इक्वल टू जी साइन थीटा। जी से जी कैंसिल हो जाएगा तो म्यू का वैल्यू क्या आ गया, टेन थीटा। ये देखो ये तो जी था हमें, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखना क्या गिवन है क्वेश्चन के अंदर। कंसिडर अ कार मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल रोड विद अ स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। इफ द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स एंड द रोड इज 0.5, द शॉर्टेज डिस्टेंस इन विच द कार कैन बी स्टॉप्ड इज। तो देखिए हमें इनिशियल स्पीड गिवन है, कितनी है, 72 किलोमीटर पर आवर। 72 किलोमीटर पर आवर को हम लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, 5/18 से डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा अपने पास 20 मीटर पर सेकंड। ये तो है इनिशियल स्पीड, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इतना है, हमसे पूछा शॉर्टेज डिस्टेंस कवर्ड। तो देखो बाद में रुक गया तो फाइनल स्पीड 0 और इनिशियल स्पीड स्क्वायर माइनस 2 एक्सेलरेशन आ जाएगा म्यू जी इंटू डिस्टेंस डी, वो पूछा है। तो यहां से आ जाएगा यू स्क्वायर बाय 2 म्यू जी, तो बस ये डी होगा। तो डी का वैल्यू क्या आ जाएगा, यू कितना है 20 का स्क्वायर 400 डिवाइड बाय 2, म्यू का वैल्यू गिवन है, म्यू का वैल्यू कितना गिवन है, ये गिवन है 0.5 और इंटू जी 10, तो ये आ जाएगा 5 इंटू 2 10, तो ये आ जाएगा 40 मीटर, सिंप्लीफाइड 40 मीटर, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट देखो, ये देखिए चेन वाला क्वेश्चन है, ओके चेन वाला क्वेश्चन है। तो डियर ऐसा करते हैं कि आज की क्लास को हम यहीं तक ही रोकते हैं, ठीक है। जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हम वर्क एनर्जी वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चन बाकी हैं जिसे हम थ्योरी वाली क्लास में आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक। थैंक यू वेरी मच।